हम लोग पहुंच गए हैं अपने पहले चैप्टर का लास्ट वीडियो है ये। इस वीडियो में हम लोग वही जो शब्दावली देख रहे थे उसमें कुछ शब्द बाकी हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको कवर करते हैं बहुत तेजी से। देखिए, बट्टे पर कोई चीज मिलने का मतलब होता है कि आपने डिस्काउंट पे खरीद ली। डिस्काउंट पे खरीद ली मतलब वो चीज अब सस्ती होगी। मान लीजिए उस पर एमआरपी मतलब क्या होता है, जो भी आपका रिटेल प्राइस है जो लिखा हुआ है, सूची प्राइस, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सूची पर मूल्य भी बोलते हैं कि ये सूची पर लिखा हुआ है इतने रुपए की चीज मिलेगी। तो एमआरपी जो भी लिखा हुआ है, मान लीजिए लिखा हुआ है 100 रुपए, ठीक है, और उस पर आपको 20% की छूट दे दी है, ठीक। तो जब छूट पर आपको चीज मिलती है तो क्या बोल देते हैं, उसको बट्टा बोल देते हैं, डिस्काउंट पर। अब दो तरह की होती है, विक्रय की गई वस्तु सेवाओं के मूल्य में कटौती। कटौती का मतलब समझ लीजिए, ठीक है, तो कटौती हो गया। दो तरह की होती है, एक होती है व्यापारिक और दूसरी होती है नगद। तो व्यापारिक कटौती क्या होती है, एक बार मैं छोटा था तो मैं पहली बार मॉल गया। आजकल तो बहुत सारे मॉल्स हो गए हैं। लखनऊ में पहला एक मॉल आया था सहारागंज, तो पहली बार मैं गया और मॉल में जाकर के मैंने देखा एक जगह पर लिखा हुआ था छूट 50% प्लस 50%। तो मुझे लगा यार ये तो फ्री में हो गया। आप कोई चीज है उसका आधा दाम फ्री में कर दे रहे हो, मतलब 50% ऑफ किया, फिर आपने 50% और ऑफ कर दिया। तो मैं था और मेरे साथ मेरे मामा थे और मेरे पिताजी थे, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। मैंने उनको बोला कि ये तो यार फ्री में मिल रहा है तो ये सामान क्यों नहीं ले लेते हैं, ठीक है। तो वो जब छूट लिखी हुई थी वो फ्री में नहीं मिलता है। वो लोग क्या करते हैं, पहले बात तो सूची मूल्य बहुत ही ज्यादा कर देते हैं। कोई शर्ट है, अब वो शर्ट कर दी उन्होंने 2000 रुपए की, ठीक। अब मान लीजिए 2000 रुपए की शर्ट कर दी और लिखा है 50% प्लस 50% ऑफ। तो 50% ऑफ मतलब पहले का 50%, तो 2000 में 50% ऑफ करोगे तो 1000 रुपए की रहेगी। फिर 1000 पे 50% ऑफ, तब भी आपको वो शर्ट 500 रुपए की मिलेगी, है ना। तो पहले से ये लोग सूची मूल्य बहुत ज्यादा ट्रिक्स खेलते हैं, क्योंकि जो भी कस्टमर होता है वो परसेंटेज ऑफ देकर के उसको लगता है कि अरे ये तो बहुत सस्ती चीज है। तो व्यापारिक कटौती में क्या होता है कि जो भी सूची मूल्य है उसमें हम कोई प्रतिशत कटौती करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिशत कटौती, ठीक। जैसे ये बता दिया मैंने आपको एग्जांपल। अब दूसरी तरह की कटौती जो होती है उसको बोलते हैं नगद कटौती। अब नकद भी लिखते हैं, नगद भी लिखते हैं, ठीक है, नगद भी होता है। अब नगद कटौती का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं एक थोक विक्रेता हूं और आप फुटकर विक्रेता हैं, तो आप अपनी दुकान पर सामान बेचा करते हैं और मैं बहुत सारे दुकानदारों को सामान बेचता हूं। तो मैं आपको सामान बेचता रहता हूं कि आप ले जाओ यार, बाद में दे देना, बाद में दे देना, हम लोग का ऐसा हिसाब किताब चलता है। लेकिन उसमें भी बाद में दे देने का मतलब ये नहीं कि कभी भी बाद में दे दो। तो मैं जो भी आपको सामान दे रहा हूं उसमें मैंने बोल रखा कि अगर आप हर 15 दिन के अंदर दे दोगे तो जो भी आप जितने का सामान ले गए थे उस पर मैं आपको 5% की छूट देता हूं। कितने की, 5% की छूट देता हूं। तो आपके पास एक इंसेंटिव है, हालांकि 5% जितनी बड़ी तो नहीं रहती है, लेकिन 2% 1% के आसपास की रहती है नॉर्मली। मान लीजिए 2% की मैं छूट देता हूं, तो आपके पास क्या तरीका, आप ये सोचोगे यार कि 15 दिन बाद पैसा देंगे और 15 दिन से अच्छा है कि हम 14 दिन पहले दे दें। तो 14 दिन में भी अगर आप पैसा दे रहे हो तो आपको 2% का और फायदा हो जा रहा है। तो आपके पास एक इंसेंटिव है। इंसेंटिव समझ रहे हैं कि अगर आप जल्दी पैसे दे दोगे तो क्या हो जाएगा कि आपको वो चीज सस्ती मिल जाएगी। और मुझे क्या फायदा है, मुझे ये फायदा है यार कि मुझे सारे लोगों का उधार नहीं रखना पड़ेगा, है ना। और साथ में पैसा जितनी जल्दी मिलता है उसका भी बेनिफिट है। क्यों, क्योंकि अगर आप वही पैसा बैंक में जमा कर दोगे तो कुछ तो ब्याज मिलेगा। तो हर तरह के पैसे की अपनी खुद की एक कीमत होती है। तो इसलिए जल्दी पैसा आ जाए, इस वजह से कोई बड़ा थोक विक्रेता या फिर कोई बड़ी फैक्ट्री है जो थोक विक्रेताओं को सामान बेच रही है, उन सबके लिए नकद कटौती भी रखी जाती है। तो ये दूसरी तरह की कटौती हो गई, ठीक। तो हम लोगों ने कटौती को समझ लिया। अब आ जाते हैं प्रमाणक पर। प्रमाणक का मतलब ये होगा कि प्रमाण वाली कोई चीज है, वाउचर इसको इंग्लिश में बोल देते हैं। तो कोई भी आपने लेन देन किया है उसका एक सबूत है कि आपने क्या लेन देन किया। अब इसमें ये सारे टर्म्स नॉट नेसेसरली जरूरी नहीं है कि हमेशा इसी तरह से प्रयोग किए जा रहे हो, लेकिन आमतौर पर यही होता है। कैश मेमो का मतलब होता है कि आपने कोई चीज नगद खरीद ली, नगद खरीद लोगे तो आपको कैश मेमो मिलेगा। कैश मतलब नगद, मेमो जो उसको एक तरह से आप वो ट्रांजैक्शन को याद रखा जा सके, तो वो कैश मेमो हो गया। इनवॉइस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बीजक। अब इनवॉइस तब आपको मिलता है नॉर्मली जब आपने कोई उधार पे कोई चीज खरीदी हुई है, तो आपको इनवॉइस मिल जाता है। लेकिन अभी हमारे यहाँ पर बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनीज चल रही है, तो जैसे अमेजॉन भी चलती है, ठीक है। तो अमेजॉन भी आप कोई सामान खरीदोगे तो वो आपको इनवॉइस भेजती है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं कि आपने उधार पर खरीदा, आपने तो कैश में खरीदा है या फिर इंटरनेट के थ्रू किसी तरह से पे करके देखा है, तो वो भी कैश या कैश इक्विवेलेंट है, नगद या नगद के समतुल्य है। और उसमें भी आपको इनवॉइस मिल रहा होता है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने उधार पर खरीदा लेकिन वो भी इनवॉइस भेज रहे होते हैं। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि व्यवहार में जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें एकदम उसी तरह से वेल डिफाइंड है कि नहीं इनवॉइस हमेशा उधार पर ही होगा। इनवॉइस कई बार आप रसीद की तरह भी यूज हो जाता है। किसकी तरह, रसीद की तरह। तो रसीद को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिसीट। क्या बोलते हैं, रिसीट।
अब ये थोड़ा सा मैं बता देता हूं, बहुत सारे लोग हैं जो गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं। देखिए ये होता है DEBT, तो इसको पढ़ा जाता है डेट। क्या पढ़ा जाता है? डेट। इसमें ये जो बी है ये नहीं बोला जाता, ये साइलेंट होती है, ठीक है। ऐसे ही रिसीट होती है ये, इसमें जो पी लिखा होता है ना वो रिसीप्ट नहीं होता है, पी को नहीं पढ़ते हम लोग, पी को हटा देते तो वो हो जाती है रिसीट। रिसीट को हिंदी में रसीद बोलते हैं। तो आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया उसकी आपको जो रसीद मिलती है उसको हम लोग रिसीट बोल देते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं? ये प्रमाणक हो जाते हैं। अच्छा ये भी पढ़ लिया, आगे के कुछ टर्म्स हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगला टर्म आता है माल मतलब सामान, ठीक है। तो गुड्स को बोलते हैं उसको हम लोग इंग्लिश में। मेरा एक दोस्त है, वो मैं पहले भी बता चुका हूं लेकिन दूसरे क्लास में बताया था तो आपको भी याद रहेगा इससे। तो ट्रक्स होते हैं, ट्रक्स के ऊपर लिखा रहता है गुड्स कैरियर, ठीक है। गुड्स कैरियर का मतलब क्या होता है? जो सामान ले जा रहा है। तो ये CARRIER, कैरियर मतलब ले जाने वाला। जो अपने साइकिल होती है ना, साइकिल के पीछे वो कैरियर लगा होता है, तो उस पर भी सामान रख करके ले जाने के लिए ले जाने वाला है, तो उसकी स्पेलिंग ही होती है। और दूसरा होता है करियर, है ना। तो करियर मतलब CARER, दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है। अब करियर का मतलब होता है कि आप बड़े होकर के क्या बनोगे, आपका क्या करियर रहेगा, क्या प्रोफेशन रहेगा। तो वो छोटा था जब, और हम लोग का जो भी परिवेश है पूरा हिंदी मीडियम का परिवेश है, तो उसमें गुड्स का मतलब, उसको गुड का मतलब अच्छा तो पता था बचपन में कि ही इज अ गुड बॉय। तो उसको समझता था कि जो ट्रक चलाने वाला काम है बहुत अच्छा करियर है, तो सोचता था कि गुड्स कैरियर मतलब ट्रक चलाने वाला काम बहुत अच्छा कैरियर है ना। तो मतलब क्या था? वास्तविक मतलब ये होता था गुड्स मतलब सामान और करियर मतलब ले जाने वाला। तो गुड्स कैरियर का मतलब है कि जो सामान को ले जा रहा है, और ट्रक का काम ही होता है सामान को ले जाने वाला, तो वो लिखा रहता है इस पर, ठीक है। तो यही वाला गुड्स है यहां पर हम लोग को बताया गया है। तो ये जो सामान है वो सामान जो किसी व्यवसाय में बना करके बेचा जा रहा है या फिर किसी व्यवसाय में खरीद करके बेचा जा रहा है। तो दो चीजें मैंने बोली, एक तो होती है व्यापारिक इकाई। व्यापारिक इकाई क्या होती है? जो भी दुकान है, व्यापार का मतलब क्या होता है? आपने कोई चीज खरीदी और आप उसको बेच रहे हो, खरीदी बेचा, तो ये होता है व्यापार। व्यापार में आप चीजों को बना नहीं रहे होते हो। बनता कहां पर है? बनता है विनिर्माण इकाई में। विनिर्माण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो कोई फैक्ट्री है, वहां पर कच्चा माल आएगा, उसको उस पर कुछ प्रोसेस होगी, उसका उत्पादन किया जाएगा, फिर बेचा जाएगा। तो जहां पर किसी कच्चे सामान में कुछ काम करने के बाद से बेचा जा रहा है तो वो हो जाती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। और व्यापार होता है कि आपने सामान खरीद लिया फिर आप बेच रहे हो, तो वो हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो उसी को हम लोग बोलते हैं व्यापारिक इकाई और विनिर्माण इकाई। तो जो भी सामान खरीद करके आप बेच रहे हो, जो बना रहे हो, जो कंपनी का मेन सामान है जो बन करके बेचा जा रहा है, या कोई दुकान है उस पर जो सामान बेचा जा रहा है, वो माल है। अब माल वो नहीं है कि कंपनी तो बहुत कुछ खरीद सकती है, बहुत सारा सामान ऐसा जो अपने उपयोग करने के लिए खरीदेगी, समझ रहे हैं। तो अपने उपयोग करने के लिए जो कुछ भी सामान खरीदेगी वो वाला सामान कंपनी के हिसाब से, कंपनी के दृष्टिकोण से माल नहीं होगा। वो क्या हो सकता है? या तो वो व्यय हो सकता है या परिसंपत्ति हो सकता है, ठीक है। तो देखिए या तो वो व्यय होगा या परिसंपत्ति होगा। व्यय कैसे हो सकता है? देखिए एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। व्यय का मतलब क्या हुआ कि मुझे अपना कामकाज चलाना है, मेरी परचूनी की दुकान है और मैंने एक कॉपी मंगवा ली जिसपे हिसाब किताब लिख पाऊं। तो मैंने जब वो स्टेशनरी का सामान खरीदा, मैंने कॉपी और एक पेन मंगवाया, तो वो कॉपी और पेन मेरे लिए खर्चा हो गया। कैसा खर्चा है? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू मतलब साल भर के अंदर मैं उसको खर्च कर दूंगा। और उसके लिए हो सकता है कि मैंने बोला कि यार मुझे बैठने के लिए कुर्सी चाहिए और मुझे अच्छी मेज चाहिए, परचूनी की दुकान है मेरी। तो जब मैंने कुर्सी और मेज मंगाई वो फर्नीचर हो गया, तो वो खर्चा नहीं हुआ। दोनों ही चीजें माल नहीं है ना, कॉपी और पेन मेरे लिए माल है, कॉपी और पेन मेरे लिए खर्चा हो गया, ठीक है। और जो परिसंपत्ति है, जब हम लोग जो मैंने कुर्सी मंगवाई या फिर मैंने जब ये मंगवाया कि मेज आप लेकर के आ जाओ, वो परिसंपत्ति होगी, उसको हम लोग बोलेंगे फर्नीचर। वो क्या हो गया? फर्नीचर बन गया हमारे लिए। तो जब एक परचूनी की दुकान चलाने वाला इंसान कॉपी खरीद रहा है तो वो उसके लिए व्यय हो गया, और अगर कुर्सी और मेज खरीद रहा है तो उसके लिए क्या हो गया? फर्नीचर हो गया। लेकिन अब ये सोचिए कि वही चीज अगर मैं स्टेशनरी की दुकान चला रहा हूं, मेरी दुकान ही कॉपी किताब की है और मैंने कॉपी किताब खरीदी है बेचने के लिए, तब वो मेरे लिए एक व्यय नहीं हुआ, तब वो मेरे लिए माल हो गया, मेरे लिए सामान हो गया, ठीक। और वैसे ही अगर मेरी, मान लीजिए मेरी फर्नीचर की दुकान है, मैं अलमारी, कुर्सी, मेज ये सब बेचता हूं, तो मैं अगर कोई मेज और कुर्सी खरीद रहा हूं तो वो मेरे लिए माल हो गया, वो मेरे लिए परिसंपत्ति नहीं रहा, ठीक है। तो किस हिसाब से देखना है में वो देखना आना चाहिए, उसके दृष्टिकोण से कैसी चीजें हो रही है वो देखना आना चाहिए। अच्छा आगे बढ़ते हैं। क्रय। अब क्रय क्या होता है? कोई भी बिजनेस जो कुछ भी खरीद रहा है, जो पूरा सामान कुछ भी खरीद रहा है, वो सब मिलाकर के आपका क्रय हो जाएगा। तो क्रय में निश्चित रूप से जो माल खरीदने के लिए आप सामान कर रहे हो वो भी क्रय हो जाएगा, और खुद के प्रयोग के लिए खरीद रहे हो वो भी क्रय हो जाएगा। ये विक्रय मतलब क्या है कि आपने खरीद करके बेचने के लिए खरीदा हुआ है, तो वो भी क्रय के अंदर आ जाएगा। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं परचेजेस।
और साथ में अपने प्रयोग करने के लिए खरीदा है वो भी हमारा क्रय के अंदर आ जाएगा। अब ये नगद भी हो सकता है, उधार भी हो सकता है। तो हो सकता है आपने कुछ लोगों से उधार सामान खरीद लिया, तो सबको मिलाकर के हम लोग बोल देंगे क्रय। अगला आता है पॉइंट आहरण। आहरण मतलब ड्रॉइंग्स। तो कई बार आप लोगों ने चेक देखी होगी, तो चेक पर लिखा रहता है ड्रॉई, ठीक है। तो ड्रॉई का मतलब होता है कि कौन निकाल रहा है, जो पैसे निकाल रहा है। अब ड्राइंग्स का मतलब क्या हो जाता है, आहरण का मतलब क्या हो जाता है कि आपने व्यवसाय में पैसा लगा रखा। मैं छोटा था तो मेरा एक दोस्त था, उसके पिताजी की दुकान थी और हम लोग जाते थे फीस जमा करने के लिए। तो हम लोग, तो मेरे पिताजी की सरकारी नौकरी थी, तो हम लोग घर से पैसे लेकर के चले आते थे। उनकी पोस्टिंग इधर उधर बाहर आ करती थी, लेकिन उसको जब फीस देनी होती थी तो वो अपनी दुकान पर जाता था, पापा की दुकान पर, और अंकल की दुकान पर बोलता था कि पैसे चाहिए, तो वो अपना ऐसे काउंटर से पैसे निकाल करके दे देते थे कि जाओ अच्छा फीस जमा कर देना और रसीद ला करके दे देना शाम को। तो रसीद तो समझ लीजिए वाउचर हो गया। अब वो जो पैसे मांग रहा होता था, तो वो एक तरह से पैसे, कौन से पैसे मांगे, उनके पिताजी ने जो पैसे अपने लड़के को उसकी स्कूल की फीस भरने के लिए दिए, ये उन्होंने अपने व्यक्तिगत काम के लिए दिए हैं, ये व्यवसाय में नहीं लग रहे हैं फिर से। तो व्यवसाय में उनका जो निवेश है वो एक तरह से कम हो गया। तो जब भी आप व्यवसाय से पैसा निकाल रहे हो या फिर व्यवसाय से कोई ऐसी वस्तु निकाल रहे हो जो आपको अपने घर के लिए प्रयोग करनी है, मान लीजिए किसी का टेंट हाउस है, टेंट हाउस समझते हैं जहां पर शादी विवाह में हमारे यहाँ टेंट वगैरह लगाने का काम रहता है। तो मेरे घर में ही प्रोग्राम है और मेरा टेंट हाउस है, तो मैंने अपने घर में वो टेंट लगवा लिया, तो उस समय पर मैं अपने आप को पैसा तो दे नहीं रहा हूं। तो जब भी मैं वहां की कोई सेवा या कोई वस्तु या धन अपने व्यवसाय से अपने निजी काम के लिए निकाल रहा हूं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं ड्रॉइंग्स या फिर आहरण, ठीक है। अब 2-3 शब्द और बचे हुए उनको देख लेते हैं। और आहरण से समझ में आ गया था कि ओनर्स इक्विटी कम हो जाती है, मेरा जो निवेश है वो कम हो जाएगा, ठीक। अब बाकी के 2-3 शब्द हैं उनको भी देख लेते हैं। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक क्या होता है, जब हम लोग बैलेंस शीट बना रहे होते हैं, इस तरह कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण बनाने की बात करते हैं, तो वहां पर हम लोग अंतिम दिन देखते हैं, लेखा वर्ष का जो अंतिम दिन है यानी कि 31 मार्च को, कौन कौन सी चीज ऐसी है जो बिक नहीं पाई। हमारी दुकान चल रही थी और हमारी दुकान में कौन कौन सा सामान ऐसा जो नहीं बिक पाया, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, वो हमारा स्टॉक हो गया। और अंतिम स्टॉक और प्रारंभिक स्टॉक की बात भी होती है कि अंतिम स्टॉक क्या था वर्ष के अंत में, अगले वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक स्टॉक क्या था। कई बार दोनों एक ही चीज हो जाती है, जैसे इस वर्ष के अंत में जो स्टॉक रहा, अगले वर्ष के प्रारंभ में भी वही स्टॉक बन गया, है ना। तो वैसा भी होता है कई बार। लेकिन आप ये समझिए कि लेखा वर्ष के अंतिम दिन की मेनली बात होती है यहाँ पर, क्योंकि पूरे लेखा वर्ष का हम लोग हिसाब किताब बना रहे हैं। और यहाँ पर भी फिर से व्यापारिक इकाई और उत्पादन इकाई दोनों में अलग अलग तरह का स्टॉक होगा। तो मान लीजिए मेरे कपड़े की दुकान है, तो जो जो कपड़ा नहीं बिक पाया साल के आखिरी दिन, वो मेरा स्टॉक हो गया। लेकिन मान लीजिए मेरी फैक्ट्री है बल्ब बनाने की, अब बल्ब बनाने की फैक्ट्री में टंगस्टन का तार है मेरे पास, जो सारी चीजें पड़ी हुई हैं, कच्चा माल जो भी पड़ा हुआ है, कांच पड़ा हुआ है मेरे पास, वो सारी की सारी चीजें भी स्टॉक हो गई। साथ में बल्ब पूरा तो नहीं बना, लेकिन आधा आधा मैंने एक खांचा बना दिया उसका, या पीछे का जो होल्डर होता है मैंने वो बना दिया है, तो वो भी जितने पड़े हुए हैं वो भी मिलाकर के स्टॉक हो गए। और साथ में बहुत सारे बल्ब बने बनाए हैं, लेकिन वो मैंने बेचे नहीं किसी को, क्योंकि मैं किसी थोक विक्रेता को बेचूंगा, मैं तो फैक्ट्री चला रहा हूं। तो इस तरह का उस वाले केस में कच्चा माल हो, अधिनिर्मित माल हो और निर्मित माल हो, सब कुछ मिला करके भी हम लोग स्टॉक बोलते हैं। तो किसके दृष्टिकोण से देखना ये बहुत जरूरी होता है लेखांकन में पहचानना, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग देनदारों की बात करते हैं। तो देनदार और लेनदार दोनों ही बहुत जुड़े हुए लोग हैं। पहली बात समझिए कि ये व्यक्ति भी हो सकते हैं और इकाइयां भी हो सकती है। इकाइयां मतलब कोई बैंक हो सकती है, कोई दूसरी तरह का वित्तीय संस्थान हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हो सकता है। आजकल एक नया टर्म चलता है, स्टार्टअप्स में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, उनको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। इस तरह का हो सकता है, वेंचर कैपिटल फर्म्स हो सकती है। तो बहुत सारे अलग अलग तरह के वित्तीय संस्थान होते हैं, वो सारे हो सकते हैं, है ना। बैंक्स भी अलग अलग तरह की होती हैं। तो इकाइयां भी हो सकती हैं और व्यक्ति भी हो सकते हैं। अच्छा, देनदार कौन है? देनदार वो है जिससे आपको पैसा मिलना है, जिसने आपसे पैसा ले रखा है। पैसा कैसे ले रखा है? आप तो व्यवसाय चला रहे हो, तो हो सकता है आपने उसको कुछ वस्तुएं दी हो सकता है आपने उसको कुछ सेवाएं दी हो, तो उन सेवाओं और उन वस्तुओं के बदले उससे आपको पैसा लेना है। तो इसको आप तुलन पत्र में कहां दिखाओगे? ये आपके लिए एक कर्जा है या आपकी एक संपत्ति है? आपको पैसा मिलना है ना, फ्यूचर कैश इनफ्लो है, इसलिए इसको हम लोग परिसंपत्ति की तरफ दिखाते हैं, ठीक है, तुलन पत्र में परिसंपत्ति की तरफ। और लेनदार एकदम उल्टा होता है। लेनदार में क्या होता है? जिन्हें भुगतान करना है, आपने जिनसे कुछ सामान लिया, जिनसे कुछ वस्तुएं ली, या फिर जिनसे सीधा पैसा ही लिया अपना काम चलाने के लिए, अपना व्यवसाय चलाने के लिए। लोन लेते ना, लोन में तो आप सीधा पैसा ही लेते हो, सेवा और वस्तु और कुछ नहीं ले रहे हो, तो सिर्फ पैसा आप ले लेते हो। तो आपने जिनसे पैसा लिया और आपको जिन्हें वापस पैसा देना है, वो लोग हो जाते हैं लेनदार, उनको बोलते हैं हम लोग लेंडर्स। तो ये होते हैं डेटर्स, ठीक है। इसमें भी ये बी है, साइलेंट होता है, इसको बी को डेप्टर्स नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो डेटर्स होते हैं और ये लेंडर्स हो जाते हैं। तो इनको भुगतान करना है। अब सोचिए आपको पैसा देना है, तो आपका कैश बाहर जाएगा
या आएगा, आप निश्चित रूप से आपको देना है तो बाहर जाएगा, और अगर बाहर जाएगा तो वो आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? देता वाली साइड में आएगा तुलन पत्र में। ठीक है, तो हम लोगों ने अपना पहला चैप्टर जो है ना उसको बहुत ही आराम से बहुत डिटेल में अर्थ तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा, लेखांकन का अर्थ क्या होता है, फिर इसके क्या क्या सीमाएं हैं, इसके फायदे क्या हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसमें जो भी टर्म्स आ रहे हैं उनका क्या मीनिंग है, ये सारी चीजें हम लोगों ने बहुत आराम से देखी हैं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हर वीडियो के अभी नोट्स जो है वो मिल जाएंगे, फिर साथ में पूरे चैप्टर के नोट्स भी आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो कहीं से भी परीक्षा की तैयारी को लेकर के किसी भी तरह की चिंता की बात नहीं है। लेखांकन में जरूरी है कि आप अपना बेस अच्छे से बनाते जाएं, क्योंकि एक तरह का सिस्टमेटिक सब्जेक्ट है। आप बेस को समझते जाएंगे तो ऊपर बिल्डिंग ऊंची बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। तो वो बहुत ध्यान देने करके बनाइएगा। बाकी आपको कहां पर कौन कौन सी दिक्कत आ रही है उसका फीडबैक जरूर दीजिए। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। नोट्स का एक वीडियो बनेगा, वो हम लोग आगे अपलोड करेंगे काफी, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ाया उसमें ऑलरेडी बहुत कुछ लिखा हुआ है, और साथ में हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंडिपेंडेंटली वीडियो के नोट्स भी मिल जा रहे हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।